प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका सेकंड पेपर है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, उसके फिफ्थ चैप्टर पर हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर आप देख पा रहे हैं, संघीय व्यवस्था एवं संघ राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। तो इस चैप्टर पर डिस्कशन हमारा जारी है पिछले कुछ वीडियो से। तो विद्यार्थियों, आज हम जो बात करेंगे, भारतीय संघीय व्यवस्था का पूरा आलोचनात्मक एक तरह से विश्लेषण हम करेंगे। देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में हमने काफ़ी जान लिया है। संघीय व्यवस्था क्या होती है, संघीय व्यवस्था की प्रकृति क्या है भारत में। उसके अलावा भारतीय संघीय व्यवस्था का जो पूरा लक्षण है, उसमें संघीय विशेषताएं भी हमने देख ली और एकात्मक जो लक्षण है, विशेषताएं हैं, वो भी हमने देख ली। तो बहुत सारे जो अलग अलग राजनीतिक विचारक रहे हैं, विशेषज्ञ रहे हैं, उन्होंने अपनी क्या बात कही है इस जो प्रश्न को लेकर कि भारतीय संविधान संघीय है या एकात्मक है या मिश्रण है, जो भी है। तो एक तरह से एनालिटिकल जो अप्रोच से हम उन जो अलग अलग विचारकों ने क्या क्या कहा है, तो पूरा एक आलोचनात्मक हम विश्लेषण करेंगे, एक समालोचना करेंगे। कई बार विद्यार्थियों ये प्रश्न आलोचनात्मक प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उसमें फिर आपको ये पॉइंट, ये बातें जो आज हम डिस्कस करेंगे या काम आएंगी, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और अलग अलग जो कोटेशन और वो भी सब पर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आज हम पूरा एक आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे, जो अब तक हमने संघीय विशेषताएं भी भारतीय संविधान की देखी और एकात्मक वाले लक्षण या विशेषताएं भी हमने देखी। वीडियो को शुरुआत करने से पहले, टॉपिक पर चर्चा करने से पहले, जो विद्यार्थी अभी नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, सारी वीडियो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से वो देख सकते हैं और उनको देखना भी चाहिए, तभी आप चीज़ों को आगे से कनेक्ट कर पाएंगे, सारा समझ पाएंगे। तो उसके लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में आपको बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस आपको मिल जाएगी। उसमें सारे लेक्चर क्रमबद्ध रूप से मिल जाएंगे। उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए आज के इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। और आप देख पा रहे हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक विश्लेषण। 2 स्लाइड में हम इसको पूरा मैंने बांटा है, मतलब कंटेंट एक ही है, लगातार चलेगा वो, लेकिन वो आपकी सुविधा की दृष्टि से उसको 2 स्लाइड में मैंने बांटा है। तो कुछ तो आप ये देख पा रहे हैं। विद्यार्थियों देखिए, भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसके बारे में हमने ये तो देखा कि कुछ संघीय विशेषताएं भी भारतीय संविधान में पाई जाती है और कुछ एकात्मक जो लक्षण है, विशेषताएं हैं, वो भी पाई जाती है। लेकिन ये तो स्पष्ट है पूरा, उससे हमने देख लिया है कि भारतीय जो संघ है, भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था है, वो अमेरिका जैसे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड जैसी प्योर संघीय व्यवस्था नहीं है। और न केवल कोई ब्रिटेन जैसी एकात्मक व्यवस्थाएं हैं। तो फिर क्या है? तो यही कि अब हालांकि इसको लेकर अलग अलग मत हैं, अलग अलग विचारक, कुछ कोई विचारक एकात्मक भी बताते हैं, कुछ संघात्मक भी बताते हैं, कुछ मिश्रित भी बताते हैं। तो वो आगे हम विश्लेषण करेंगे उन चीज़ों का। अ, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है विद्यार्थियों कि भारतीय संघ जो व्यवस्था में हमने देखा, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि जो शक्ति का जो विभाजन है, वो केंद्र के पक्ष में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। और उसके अलावा भी संविधान के इतर भी बहुत सारी जो ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं जो कि संविधान को एकात्मक बनाती है, और संघात्मक के लक्षण भी हैं। तो कुल मिला के संघात्मक के लक्षण भी हैं, एकात्मक के लक्षण भी हैं। ठीक है। तो इसी इसी कारण से अलग अलग विचारकों में इसको लेकर मतभेद हैं, वो अलग अलग बातें कहते हैं। एक कोई आलोचना करता है, कोई अलग अलग रूपों में इस पर विश्लेषण किया जाता है। केसी वेयर, आपने नाम सुना होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा भी जाता है। तो केसी वेयर ने भारतीय संविधान को क्या कहा है? जो संघ कहा है उन्होंने। ठीक है, अर्ध संविधान या अर्ध संघ उन्होंने कहा। मतलब अर्ध संघ का मतलब ये हो गया कि भाई आधा संघात्मक है, आधा एकात्मक है। ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं पॉल एच एप्पलबी। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण। उन्होंने भारतीय संविधान को पूर्णतः संघीय माना है। उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान है वो पूर्ण रूप से संघीय ही है, एकात्मक नहीं है। भले कुछ विशेषता पाई, लेकिन उन्होंने सब भारतीय संविधान को संघात्मक या संघीय ही माना। ठीक है।
मॉरिस जोन्स, क्योंकि देखिए ये अलग अलग विचारक, आपको ये ध्यान रखना, कोटेशन ध्यान में रखने में, कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, कई बार सम्मिलित करवा लिया जाता है। मॉरिस जोन्स ने भारतीय संविधान को सहमति वाला संघ कहा है। भारतीय संविधान को सहमति वाला संघ, ठीक है। आइवर जेनिंग्स, इन्होंने भारतीय संघ को मजबूत केंद्र वाला संघ बताया है कि मजबूत केंद्र, सशक्त केंद्र वाला संघीय है, जबकि संघ में ऐसा नहीं होता है। लेकिन भारतीय संघ के बारे में उन्होंने कहा है कि ये सशक्त संघ वाला, केंद्र वाला संघ है, ठीक है। आइवर जेनिंग्स ने ये बात कही। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। सॉरी विद्यार्थियों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई, उसको फेस करना पड़ा, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं हम। आगे आप देख पा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात, ग्रीनविल ऑस्टिन, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है, बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि भारतीय जो संघ है वो एक नए प्रकार की सहकारी संघ है, ठीक है। एक नए प्रकार की सहकारी संघीय व्यवस्था है, उन्होंने भारतीय संघ के बारे में ये कहा। और यद्यपि उन्होंने ये भी कहा है कि जो भारतीय संघ में केंद्र को सशक्त बनाया है, ठीक है, मजबूत केंद्रीय सरकार का निर्माण किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है फिर राज्यों को कमज़ोर कर दिया गया, मतलब उन राज्यों को भी कमज़ोर नहीं किया गया है। तो कुल मिला के वो एक बैलेंस अप्रोच से उन्होंने ये बात कही है कि केंद्र को भी शक्तियाँ दी गई है, केंद्र को भी मजबूत बनाया गया है, लेकिन राज्यों को भी इतना कमज़ोर नहीं बनाया गया है कि उनकी बिल्कुल ही नहीं चलती, बल्कि अपने कुछ मामले में उनको भी स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधानविद थे, संविधान का जनक भी उनको कहा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। तो उनका मत यह है कि उन्होंने जो बात कही है इन सारे बातों में, अंबेडकर ने स्पष्ट कहा है, सामने जो आप अंबेडकर जी की जो बात आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो संविधान ने केंद्र को भी शक्तियां दी हैं, राज्य को भी शक्तियां दी हैं, दोनों को ही जो शक्तियां संविधान देता है, ठीक है। संविधान में ही नहीं था उनकी शक्तियां। अगर हम बात करें उनके संघीय बात करें, मतलब अम्बेडकर जी के अनुसार, तो उन्होंने कहा है कि जो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो, हालांकि प्योर संघीय तो नहीं है, अ, अ, लेकिन इसका मतलब वो प्योर संघवाद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर संघात्मक की विशेषता है, संघात्मक की विशेषता है, लेकिन कठोर संघीय होने की बजाय हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे प्रावधान रख दिए गए हैं जो कि वो समय और परिस्थिति में वो एकात्मक स्वरूप ले लेता है। मतलब कठोर संघात्मक व्यवस्था का जो प्रावधान हमारे इसमें नहीं रखा गया है, बल्कि प्रावधान ऐसा रखा गया है कि जिससे कि जो अगर समय परिस्थिति ऐसी हो, देश की एकता अखंडता का मामला हो, तो फिर ऐसे में जो शक्तियाँ केंद्र के पास आ जाती हैं और केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है, ठीक है। तो ये अंबेडकर जी ने बात कही है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं एसआर मुंबई, बहुत महत्वपूर्ण केस है, 93 94 का था। तो उसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है, बहुत महत्वपूर्ण बात सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें कही थी, और बहुत महत्वपूर्ण केस भी है ये, कि भारत का जो संविधान है वो संघीय है, और ये इसकी जो मूल विशेषता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक जो मूल ढांचे के अंतर्गत है, और संघीय जो व्यवस्था है, संघीय माना भारतीय संविधान को, ये एसआर मुंबई बनाम भारत संघ मामले में, ठीक है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसमें स्पष्ट किया था। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय जो संघीय व्यवस्था है वो दो संघर्षों के बीच सहमति का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब दो महत्वपूर्ण बातें वहाँ पर हैं कि एक तो शक्तियों का विभाजन है हमारे यहाँ,
भाई संघात्मक में भी तो यही होता है ना, और जिसके अंतर्गत दोनों अपने अपना कार्य करते हैं, राज्य के पास भी है कुछ शक्तियाँ, कुछ केंद्र के पास भी हैं। ठीक है। और दूसरी जो बात है भाई, वो तो एक विशेषता हो गई, ठीक है, संघात्मक की। दूसरी जो बात है वो कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की अगर ऐसी कोई आवश्यकता हो, तो फिर ऐसे में जो विशेष परिस्थिति में जो विशेष जो स्थितियां, जो शक्तियां हैं, वो केंद्र के पास आ जाती है, और संघीय जो वो संघीय सरकार है वो एकात्मक स्वरूप ले लेती है। तो ऐसी संघीय सरकार है जो विशेष परिस्थितियों के तहत वो एकात्मक बन जाती है, बाकी संघीय ही है। तो इसको हम निष्कर्ष रूप में ये भी हम कह सकते हैं कि जो संविधान है वो सामान्य काल में तो संघात्मक है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, आपातकाल में, ऐसे में वो एकात्मक भी हो सकता है। ये आप उसके निष्कर्ष में कह सकते हैं। ठीक है। तो विद्यार्थियों, ये हमने पूरा जो विश्लेषण किया भारतीय जो संविधान है उसका संघात्मक और एकात्मक स्वरूप के आधार पे। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों, अंत में बस आपसे यही अपील कि आप इन वीडियो का लाभ उठाते रहें। देखिए, अब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये काफ़ी हमने पूरा डिस्कस कर लिया। आगे हम खैर और अभी चैप्टर चलेगा, हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है पिछले 2-3 वीडियो में, संघात्मक विशेषताएं, एकात्मक की विशेषताएं, और ये पूरा आज के वीडियो में जो पूरा आलोचनात्मक विश्लेषण, तो ये पूरी जो ये कई बार पूछा जाता है, तो आप ज़रूर इसको अच्छे से तैयार कर लें। अब हम केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अधिक से अधिक विद्यार्थियों को साझा भी करें, स्वयं भी लाभ उठाएँ, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।